नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें कि मौलिक अधिकार के बारे में बात करी गई, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करी गई है, अगर उसमें हम बात करें तो जो व्यक्ति हैं, पीपल हैं, लोगों को 3 कैटेगरी में वो डिवाइड करता है। कितने कैटेगरी में डिवाइड करता है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहले तो वो हैं, पहले समझ सकते हैं कि पहले वो हैं जो सिटीजन है, मतलब उनको आर्टिकल 15 जैसे बेसिक जो है फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए गए हैं। दूसरे वो है पर्सन है, दूसरी श्रेणी है वो पर्सन्स की है। पर्सन्स मतलब जिनको कुछ फंडामेंटल राइट में कुछ बेसिक्स जो राइट हैं जैसे आर्टिकल 14 जिन्हें वो उपलब्ध कराया गया है। और तीसरे हैं माइनॉरिटीज जिनके लिए कुछ विशिष्ट अधिकार फंडामेंटल राइट द्वारा उपलब्ध कराया गया, जैसे आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया। ठीक, अगर हम इसके बाद बात करें कि भारत में जो नागरिकता है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में 2 प्रावधान मिलते हैं। एक तो मिलता है हमारे संविधान में, ठीक, एक है अधिनियम के द्वारा लाया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। संविधान में क्या है? संविधान में नागरिकता के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है वह केवल इतना बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन व्यक्ति नागरिक होंगे, देश के, भारत के कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे। ठीक है, यह बताता है। और इस चीज की जो व्याख्या करी गई है संविधान के भाग 2 या नागरिकता, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, इसमें करी गई है। जो दूसरा है जैसा कि हम लोगों ने देखा कि दूसरा है 26 जनवरी 1950, मतलब गणतंत्र दिवस के बाद या संविधान लागू होने के बाद जो नागरिकों से संबंधित कि कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन भारत के नहीं नागरिक होंगे भविष्य में, ठीक है, उनके संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इनके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे हम लोग 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कई संशोधन किए गए, उन संशोधनों के द्वारा कई सारी चीजें उसमें जोड़ी गई। एक जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है हाल के पिछले वर्षों में, उसके बारे में हम लोग भी इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कि 3 देशों के नागरिकों को, कुछ नागरिकों के 3 देशों के व्यक्तियों के कुछ वर्गों को भारत में नागरिकता की सुविधा प्रदान करी गई और उनके लिए कुछ मानक जो है वो कम किए गए। ठीक, हम लोग ये देखेंगे। चलिए, अगर हम लोग बात करें नागरिक के संदर्भ में, तो भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, पहला नागरिक और दूसरा विदेशी। पहला कौन है? नागरिक है, दूसरा विदेशी है। अगर हम नागरिक की बात करें तो इनमें सभी नागरिक शामिल हैं और उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब इन्हें सभी जो भी भारत के लोग हैं, इनको सभी सामाजिक अधिकार, सभी राजनीतिक अधिकार या संविधान द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं। दूसरे लोग जो हैं भारत में रहते हैं वो है विदेशी लोग हमारे मित्र भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं। तो मित्र देश या मित्र विदेशी या शत्रु विदेशी कहने का जो मतलब है कि जिनके साथ तत्समय भारत का जो व्यवहार है, भारत की जो राजनीतिक कूटनीति है वो अच्छी है, ठीक है, उन्हें हम मित्र विदेशी की श्रेणी में रखते हैं। और जिनके साथ हमारी तत्समय हमारा युद्ध चल रहा हो या उनके साथ कह सकते हैं कि जो हमारा कूटनीतिक व्यवहार है वह डवाडोल की स्थिति हो, उन्हें हम शत्रु विदेशी की श्रेणी में रखते हैं। और इन्हें सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, इनको हम लोग पर्सन्स की श्रेणी में भी रखते हैं। ठीक है, इनको हम लोग पर्सन्स की श्रेणी में भी रखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि पर्सन्स वे लोग होंगे जिनको कि कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाए, जैसे आर्टिकल 14। ठीक, आर्टिकल 14। चलिए, अगर हम उसके बाद बात करें कि संविधान में ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 15, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, इसका मतलब जो आर्टिकल 14 है वह नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक, चलिए अब हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं। यहाँ पे
इसके बारे में हम लोग विस्तार से जब बात करेंगे, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब हम लोग सेशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग हल्का सा देखते हुए चले जाएंगे कि आर्टिकल 15 जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ प्रतिषेध करता है, भेदभाव को प्रतिषेध करता है। तो यह केवल किन्हें प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। विदेशियों के साथ भेदभाव यह किया जा सकता है, यह बात ध्यान रखिए। दूसरा जो है आर्टिकल महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। यह भी अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह भी अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होगी, कोई भी पब्लिक ऑफिस होगा, वहां पे देश के सभी नागरिकों की जो पहुंच होगी वह समान रूप से होगी। कोई भी व्यक्ति उन ऑफिस में जाके पद ग्रहण कर सकता है जो कि अनिवार्य योग्यता रखता है, ठीक है। यह भी केवल नागरिकों को प्राप्त होगा, ठीक। चलिए आगे अगर देखते हैं तो अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने, सम्मेलन करने, ठीक है, और कह सकते हैं कि संचरण करने, निवास करने और व्यवसाय के चयन का अधिकार है आर्टिकल 19 में। यह भी केवल नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन इस पे भी कई निर्बंधन लगाए गए हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे मौलिक अधिकार का पढ़ते समय, मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करते समय, ठीक। अब हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में बात करेंगे, और भी तमाम इसमें अधिकार हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में बात करेंगे। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यह भी केवल नागरिकों को प्राप्त है, और नागरिकों में यह माइनॉरिटीज को प्राप्त है। नागरिकों के अंदर यह किसे प्राप्त है? माइनॉरिटीज को प्राप्त है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने का अधिकार, चुनाव में मतदान करने के अधिकार के साथ साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में या विधानमंडल में या विधायिका में चुने जाने का भी अधिकार है। मतलब वोटिंग का अधिकार भी है, चुने जाने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति जैसे सार्वजनिक पदों को, राष्ट्रपति सार्वजनिक पद मतलब ऐसे पद जो संवैधानिक प्रकार के हैं, ठीक है, इन सार्वजनिक पदों को धारण करने का अधिकार यह भी है। एक चीज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में यहीं पे देख लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में यहीं पे देख लेते हैं कि भारत में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, यदि चाहे वह प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक रहा हो या पंजीकरण होकर भारत का नागरिक बना हो। कोई भी व्यक्ति भारत की किसी भी तरीके से वह नागरिकता उसने प्राप्त किया है, वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का, राष्ट्रपति पद पे चुने जाने का अधिकार है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए वहां पे जन्म से ही जो व्यक्ति अमेरिकी होगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ये अमेरिका की बात होगी और भारत की बात होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो जो संविधान के बारे में, संविधान में जो नागरिकता के बारे में प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, वो हम लोगों ने अभी हल्का सा थोड़े देर पहले बात किया हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो यह संविधान के भाग 2 में है। कहां पे है? भाग 2 में है। और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक संविधान में नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। चलिए, संविधान में नागरिकता के संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं प्रदान किए गए हैं। क्या? संविधान में नागरिकता के संदर्भ में विस्तृत और स्थायी उपबंध नहीं प्रदान किए गए हैं, उसमें नहीं दिए गए हैं। इसमें केवल संविधान लागू होने की तिथि के समय जो व्यक्ति भारत के नागरिक थे उनके संदर्भ में बात करी गई है, उनकी पहचान करी गई है। हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा। अब 26 जनवरी 1950 तक जो व्यक्ति नागरिक हैं या इस तिथि तक जो व्यक्ति नागरिक है वह कहां पे होंगे? संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में इनके बारे में बात करी गई है। इसके बाद भी तो कुछ व्यक्ति नागरिक बनेंगे भारत के, तो उनके बारे में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बात करी गई। कहां? 1955 में, 1955 में बात करी गई है, ठीक। संविधान, इसी में लिखा हुआ है कि संविधान संसद को यह अधिकार प्रदान करता है, यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए जो भी आवश्यक कानून वगैरह हो उसका निर्माण कर सकती है। और इसी शक्ति का प्रयोग करके सिटीजनशिप एक्ट
1955 लाया गया। क्या 1955 लाया गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हर अनुच्छेद वाइज हम लोग देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। देखिए दो तरीका हो सकता है, एक तो हम लोग इसको डीप में पढ़ें, इस आर्टिकल को हम लोग डीप में पढ़ें, जो कि तमाम उसमें शर्त वगैरह पढ़ना होगा, जो कि पीसीएस का हिस्सा नहीं है। पीसीएस में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, या आरओ एआरओ के एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। केवल ये पूछा जाएगा कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति नागरिक थे उनके बारे में किस अनुच्छेद में बात करी गई है, पाकिस्तान से भारत आने वालों के संदर्भ में किस अनुच्छेद में बात करी गई है। ठीक है, केवल इतना ही पूछेगा। चलिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 की, तो इसमें कहा गया है कि संविधान के लागू होने के समय, संविधान के लागू होने के समय मतलब 26 जनवरी 1950 के समय जो व्यक्ति भारत के नागरिक थे उनके बारे में यहां पे बात करी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 6, तो इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में बात करी गई है और भारत की नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अच्छा उसकी जो तिथि है 19/7/1948, क्या 19/7/1948 के पहले जो व्यक्ति भारत आया हुआ है, और ठीक है, और इसके बाद जो व्यक्ति भारत आया हुआ है इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है कि वो मिनिमम 6 माह तक वह भारत में रहते हुए अपना पंजीकरण करा सकता है बाद में। ठीक, अनुच्छेद 6 में है। अगर हम अनुच्छेद 7 या आर्टिकल 7 की बात करें, तो पहले ऐसे व्यक्ति जो पहले भारत से कहाँ गए, ऐसे व्यक्ति जो पहले भारत से गए पाकिस्तान, ठीक, और बाद में पाकिस्तान से वापस आ गए भारत, और ये भारत आने का जो उनका उद्देश्य था, ये भारत में स्थायी रूप से नागरिक बनना था, भारत में स्थायी रूप से रहना था, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, जो गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी 1950 जबकि संविधान लागू किया गया उस समय भारत के नागरिक थे, पहली बात ये करी गई। दूसरा में पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात करी गई आर्टिकल 6 में, और जो तीसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 7, इसमें पहले भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करी गई। अनुच्छेद 8 क्या करता है, अनुच्छेद 8 कहता है भारत के मूल निवासियों, अब यहाँ पे समझिए मूल निवासियों का मतलब ऐसे लोग जो कि भारत से बाहर रहते हैं, ऐसे लोग भारत से बाहर रहते हैं, उनके संदर्भ में भारत की नागरिकता के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 8 में। ठीक, अब हम अगले आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 9 में आते हैं। आर्टिकल 9 नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 9 नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात करता है, और ये जो टॉपिक है, ये जो सेक्शन है इस चैप्टर का, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे। ठीक है, चलिए किसी अन्य देश की नागरिकता की स्वैच्छिक स्वीकृति पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मतलब आप किसी भी देश का अगर आप स्वतः स्वीकृति ले लेते हैं, स्वेच्छा से स्वीकृति ले लेते हैं, और इसमें देश की सरकार की अनुमति के बिना आप ले लेते हैं, तो आपकी जो भारतीय नागरिकता रहेगी वह क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता की निरंतरता। जब तक कि संसद किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के संदर्भ में ऐसा कोई कानून नहीं बनाता है, तब तक व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो यह संसद के विधियों के अधीन ही किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक, चलिए ये हो गया। आर्टिकल 11, इसी आर्टिकल का प्रयोग करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया है। ठीक, नागरिकता के अधिकारों को विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी। संसद विधि द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह भारत के नागरिकता के अर्जन के संदर्भ में और उनके समापन के संदर्भ में तथा इसके साथ साथ नागरिकता से जुड़े अन्य सभी मामलों के लिए क्या बना सकती है,
कानून बना सकती है। ठीक है, इसे आर्टिकल 11 है, नागरिकता के संदर्भ में समस्त जो नियम कानून इत्यादि तय करने का अधिकार किसे देती है? संसद को देती है। अब देखिए अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? नागरिकता की निरंतरता बनी रहेगी जब तक कि संसद कोई ऐसा कानून बनाकर आपको वंचित न करे। और अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 9 है नागरिकता के समापन से संबंधित, मतलब स्वेच्छा से आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके, यह देखते रहिएगा। अच्छा, इसी के साथ इसी के नियम के द्वारा यह बनाया गया 1955, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर दी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग नागरिकता के अर्जन के बारे में कि नागरिकता के अर्जन के क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जन्म से कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे? तो एक व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न भारत का नागरिक होगा, ये बात कही जा रही है। दूसरा जो है 1 जुलाई 1987 के बाद माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसी के उपरांत वह उस संतान का जो जन्म होगा भारत में वह भारतीय कहा जाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति माता पिता दोनों, मतलब ऐसे व्यक्ति के माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, ऐसा व्यक्ति भारत में अगर जन्म लेता है, इनसे संतान जन्म लेता है तो वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, वह संतान। भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिकों और शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते। कौन? शत्रु देशों के नागरिकों के बच्चे और भारत में कार्यरत विदेशी जो राजनयिक हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके बच्चे भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वंश के आधार पर नागरिकता का अर्जन। अब यह व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो, एक व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो, पहले हमने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के अंदर जन्मा हो, फिर दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच और उसके माता पिता नागरिक रहे हो भारत के, वह व्यक्ति भारत का माना जाएगा। 10 दिसंबर 1992 के बाद उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, मान लिया जाएगा भारत का। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जब तक कि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर या इस अवधि की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार की सहमति से भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण न कराया गया हो। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया प्रावधान। तो ये भारत से बाहर जन्मे व्यक्तियों के संदर्भ में, भारत से बाहर जन्मे जो है संतानों के संदर्भ में, ऐसे व्यक्तियों के जो कि वंश परंपरा के आधार पे भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पंजीकरण के द्वारा। कैसे? पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो, हमें ध्यान देना है कि किसी भी अवैध प्रवासी या वैध प्रवासी किसे कहते हैं? जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है और वह फिर भी भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अवैध प्रवासी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो अपनी वीजा के जो समयानुसार भारत में रह रहे हैं उनको हम सामान्य प्रवासी कह सकते हैं। ठीक, चलिए, तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को जो कि अवैध प्रवासी न हो के द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता है तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने की जो है निष्ठा, उसे शपथ लेना पड़ेगा। ऐसी निष्ठा का उसे शपथ लेना पड़ता है। ये पंजीकरण के द्वारा हो गया। देशीयकरण के द्वारा। कैसे? देशीयकरण के द्वारा। जो अदनान शामी हैं पाकिस्तान के जो गायक हैं, वो भारत में इसी के आधार पे, इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पे ही भारत के नागरिक बने हैं। चलिए, देशीकरण के द्वारा
केंद्र सरकार किसी विदेशी व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी न हो द्वारा आवेदन किए जाने पर उसके देशीकरण का प्रमाण पत्र भी जारी कर सकती है यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता है। यह भी एक तरीका है। जो अंतिम और महत्वपूर्ण है, भूमि विस्तार के द्वारा। क्या है? भूमि विस्तार के द्वारा यदि कोई विदेशी क्षेत्र, कोई भी विदेशी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा बन जाता है, ठीक है, तो भारत सरकार उस क्षेत्र के समस्त लोगों में से उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो कि भारत का नागरिक होंगे। ऐसे लोग निर्धारित तिथि से भारत के नागरिक कहे जाएंगे जिन्हें भारत सरकार चयनित करती है कि ये व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, अच्छा, जो एक ये है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण है वंचन के द्वारा। कैसे? वंचन के द्वारा। जैसे किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से गलत साधनों का प्रयोग करके भारत की नागरिकता अर्जित कर ली हो, ठीक। किसी भी व्यक्ति ने भारतीय संविधान का अनादर किया हो, युद्ध काल में शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया गया हो या किसी भी प्रकार के सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया हो, इस आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता से वंचन आपका किया जा सकता है, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त करी जा सकती है। जो अगला है, पंजीकरण या देशीकरण से हासिल नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी भी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद की सजा न हुई हो। अगर कोई भी व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता हासिल करता है और ऐसी सूचना या इस नागरिकता के हासिल करने की तिथि के अगले 5 वर्षों तक, ठीक है, किसी दूसरे देश में या उसके देश में किसी भी प्रकार के ऐसे केस में न फंसा हो जिसमें कि उसे 2 साल की कैद की सजा हुई हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की नागरिकता वंचित कर दी जाती है। जो 5वां है, 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर निवास कर रहा हो, ऐसे आधार पे भी, इस आधार पर भी व्यक्ति की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है, व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये हमारे 5 तरीके होंगे, ठीक है, जिनके आधार पे नागरिकता से वंचन किया जा सकता है व्यक्ति का। अब देखिए, नागरिकता की समाप्ति, एक तो हो गया वंचन, एक तो हो गया वंचन, ठीक है। अब समाप्ति कैसे हो सकती है? परित्याग से। परित्याग से पूर्ण आयु का बच्चा, मतलब पूर्ण आयु का व्यक्ति, मतलब जो वयस्क हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो और पूर्ण क्षमता होनी चाहिए, मतलब वह उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है और ऐसी घोषणा के पंजीकरण के बाद वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये हो गया। जो दूसरा है, इसमें ऐसे व्यक्ति के अवयस्क बच्चों की नागरिकता, ऐसे व्यक्तियों के अवयस्क बच्चों की नागरिकता भी इसके बाद समाप्त हो जाएगी जो व्यक्ति ऐसे घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? जो व्यक्ति ऐसे घोषणा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बच्चों की भी, जो कि अवयस्क होंगे, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि यदि वह बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसके उपरांत वह पुनः भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। ये हो गया। जो दूसरा है, बर्खास्तगी से। किससे? बर्खास्तगी से। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से, ठीक है, होशो हवास में जानबूझकर और बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव या किसी मजबूरी के किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक। अगर आप परित्याग करेंगे रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, तो भी हो सकती है। दूसरी है बर्खास्तगी, जो कि सरकार खुद से कर देगी। ये आप घोषणा करते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। दूसरा क्या है? सरकार खुद बर्खास्त कर देगी, बस आप कुछ कदम उठा लेंगे। आप होशोहवास में, आपकी पूर्ण क्षमता है, आपकी पूर्ण आयु है, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, उसी तिथि से भारत सरकार आपको भारतीय नागरिक के रूप में बर्खास्त कर देगी। चलिए आगे चलते हैं। एकल नागरिकता। अच्छा, भारत में जो नागरिकता के संदर्भ में जो प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहां पर केवल और केवल
संघ की जो है कि नागरिकता है या संघीय निष्ठा को व्यक्त करती हुई भारतीय नागरिकता है। जबकि स्विट्जरलैंड हो गया और अमेरिका होगी, यहाँ पर एकल नागरिकता नहीं है, यहाँ पे स्टेट की अलग नागरिकता होती है और उनके संघ की अलग नागरिकता होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे या निवास करते हो, पूरे देश के में एक समान नागरिक अधिकार प्राप्त करते हैं। पूरे देश में एक समान, चाहे आप किसी भी भारत के देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है और वह भारत का नागरिक है, तो पूरे देश में उसे एक समान अधिकार प्राप्त होंगे और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भेदभाव रहित नागरिकता का यह सामान्य नियम कुछ अपवादों के अधीन है। मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे कि थोड़ी भेदभाव करी जा सकती है। ठीक है, वो अपवाद होंगे। ठीक, भारत के संविधान में कनाडा के संविधान की तरह भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने तथा एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एकल नागरिकता के प्रावधान के साथ एक समान अधिकार, ठीक है, प्रदान किए गए हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने बात किया कि जो एक समान अधिकार है ये किसी एक्सेप्शन के केस में कहीं पे जरूरी नहीं है कि सभी जगह यह लागू हो। एक्सेप्शन के केस में इससे मुक्त भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में कि कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं, 3 देश हैं ये, इनके नागरिकों के बारे में इनके नागरिकों से संबंधित ये है कि इन देशों के कुछ नागरिक, कुछ वर्गों के नागरिक भारत के नागरिक कहे जाएंगे। अब देखते हैं इसमें अवैध प्रवासी की जो परिभाषा दी गई है, यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। यह एक विदेशी को एक अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है। किसे करता है? देखिए, कोई भी विदेशी व्यक्ति अवैध प्रवासी समझा जाएगा यदि 2 चीजें करेगा। जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है, या जो वैध पासपोर्ट है वीजा वगैरह के बाद यह अनुमति, उस पर जो समय की अनुमति प्रदान करी गई है उस समय के बाद भारत में निवास करता है, तो यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है। अब देखिए, इसी अधिनियम में बात करी गई कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले इसी अधिनियम को लेकर के भारत में जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो मूवमेंट चले हुए थे, काफ़ी लंबे समय तक वो चला था। ठीक है, तो हालांकि सरकार ने बाद में उस पर अपनी स्पष्टीकरण दी और उसके बाद यह मूवमेंट समाप्त हो गया। चलिए, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले 3 देश हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। तो ऐसे देशों से भारत आए कौन कौन? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई। कौन कौन? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई। ये 6 वर्ग के लोग, 6 धर्मों के लोग भारत आए। लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन लोगों के समूहों के लिए 11 वर्ष की जो अनिवार्य जो समय सीमा है उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा हम कह सकते हैं, संशोधन अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का नागरिक स्वीकार कर दिया गया। ठीक, चलिए, अवैध प्रवासियों से संबंधित ये प्रावधान देखिए कहां कहां जो है कि लागू नहीं होंगे, यह भी देख लेना है। तो अवैध प्रवासियों से संबंधित यह प्रावधान असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा। कहां कहां? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जो संविधान की अनुसूची 5 की अनुसूची में शामिल है, जो संविधान की अनुसूची 5 में शामिल है। इसके साथ साथ यह बंगाल पूर्वी सीमा नियमन 1873 के तहत अधिसूचित अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के इनर लाइन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। ठीक, यह भी हमें देखना है इसमें। चलिए, ओसीआई, चलिए ठीक है, तो इतना ये महत्वपूर्ण था। यहीं से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जो OCI वगैरह है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो गया, PIO वगैरह है, ये UPSC, ये हम ये कह सकते हैं कि UPPCS या उससे संबंधित परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग टारगेटेड देख रहे हैं इसको। तो चलिए, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग कल देखेंगे, कल के सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।